नमस्कार, मैं अमिताभ शुक्ला। आज चर्चा होगी हरियाणा में करनाल लोकसभा क्षेत्र की। करनाल इसलिए क्योंकि यहाँ से भूतपूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। वो लगभग 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और करनाल से वो 2 बार विधायक रहे हैं, करनाल शहर से विधायक रहे हैं। वो पहली बार संसद में जाने के लिए वो रास्ता ढूंढ रहे हैं करनाल से। और उनके खिलाफ हैं एक युवा नेता 31 साल के दिव्यांशु बुद्धि राजा, जो उम्र में उनसे करीब 40 साल छोटे हैं। He is 4 decade younger to खट्टर and he is attracting the youth of the area। खट्टर साहब को सबसे बड़ी जो मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है वो है 2 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी, केंद्र सरकार की एंटी इनकम्बेंसी और 2 टर्म की राज्य सरकार की भी एंटी इनकम्बेंसी। जो इनडिफरेंट परफॉर्मेंस रहा है राज्य सरकार का, उसका भी उनको जवाब देना पड़ रहा है। जगह जगह जहाँ भी चुनाव क्षेत्र में जा रहे हैं उसका जवाब देना पड़ रहा है। और ये चुनाव ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का ये शायद सबसे सेफ सीट है हरियाणा में, इसलिए क्योंकि पिछला चुनाव यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजय भाटिया ने 6,50,000 से ज़्यादा मतों से जीता था। ये देश में दूसरा सबसे बड़ा मार्जिन था। पहला मार्जिन कहीं और था, ये दूसरा सबसे बड़ा मार्जिन था, करीब 6,56,000 का मार्जिन था। ये दिखाता था कि कितना बीजेपी का वर्चस्व था 2019 के चुनाव में। हालांकि 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सारे देश में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन करनाल में और हरियाणा में 10 सीटें जीतने के साथ उनका प्रदर्शन, बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहा और भाटिया का भी प्रदर्शन अच्छा रहा। लेकिन एक समस्या यहाँ भी आ गई कि इतने अच्छे प्रदर्शन के बाद संजय भाटिया को एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया, दरकिनार कर दिया गया। वो तो यहाँ नज़र भी नहीं आ रहे हैं। इस सारे चुनाव प्रचार के दौरान संजय भाटिया नज़र भी नहीं आए। जो सिटिंग एमपी हो उसको एक तरह से साइडलाइन करके उत्तर प्रदेश में भेज दिया गया है। वो उत्तर प्रदेश में कोई संगठन का काम देखते हैं, कोई ये नहीं जानता, कोई बता नहीं पा रहा है कि वो एग्जैक्टली क्या काम देख रहे हैं। सीधा सा मतलब ये है कि उन्हें पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। और साइडलाइन क्यों किया गया है उसका कारण एक ही है, एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी इसलिए भी क्योंकि भाटिया साहब अपने कार्यकाल के दौरान जब वो 5 साल एमपी रहे थे, करनाल के लोगों का कहना है कि वो जनता के बीच में नहीं गए, जनता की समस्याएं नहीं सुनी और ना ही उसका कोई उन्होंने हल ढूंढने की कोशिश की, ना जनता से उस तरह से अपना नज़दीकी बढ़ाया। और ये वो सिर्फ एक कस्टोडियन थे उस चुनाव क्षेत्र के, वो मास लीडर नहीं हैं। हालांकि वहाँ के लोकल एमएलए मनोहर लाल खट्टर खुद हैं, लेकिन उसके बाद भी एक संसद की जो ज़रूरत होती है सांसद की, वो उन्होंने शायद उसको पूरा नहीं किया, इसलिए बीजेपी ने उनको साइडलाइन कर दिया। ही हैज़ बीन इफेक्टिवली साइडलाइंड फ्रॉम द कैंपेनिंग एंड फ्रॉम एवरीथिंग and he is not even seen around in the constituency. This is one of the biggest drawbacks of the BJP here, because Congress leaders and its campaign managers are asking where is the sitting MP। आप उन्होंने किया क्या, कम से कम वो जवाब तो दें, कभी खट्टर के साथ मंच पे तो दिखाई पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब करनाल लोकसभा सीट ऐसा नहीं कि बीजेपी का शुरू से ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। यहाँ से सुषमा स्वराज जो बीजेपी की एक दिग्गज नेता मानी जाती हैं, वो हालांकि वो केंद्र में ऊंचे पदों पे रही हैं और कई चुनाव भी जीती हैं। करनाल से वो 3 चुनाव लगातार हारी हैं, 1980 का चुनाव, 1984 का चुनाव और 1989 का चुनाव। 3 चुनाव लोकसभा चुनाव लगातार वो हारी हैं इसी करनाल से। ID स्वामी भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र वही उम्मीदवार थे जो 2014 के पहले जीते थे। उन्होंने 1999 में यहाँ पे चुनाव जीता था और भजन लाल जैसे कांग्रेस के दिग्गज को हराया था। ID स्वामी बाद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बने। शायद पुराने लोगों को याद होगा कि वो जब ज़रूरत पड़ती थी तो काफ़ी मीडिया में बयान देते थे और ही वॉज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट स्पोक्स पर्सन ऑफ द BJP अपार्ट फ्रॉम बीइंग द जूनियर होम मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
तो ID स्वामी के बाद से 2014 में यहाँ पे अश्विनी चोपड़ा चुनाव जीते। अश्विनी चोपड़ा 2014 के चुनाव के बाद 2019 में एक फिर नया MP मिला संजय भाटिया, और 2024 में यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये एक बीजेपी के लिए यहाँ पे ये एक थोड़ा सा एक ड्रॉबैक इसलिए है क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार पूछ रहे हैं कि आप बार बार यहाँ से MP क्यों बदलते रहे हैं, आप जब जीत रहे थे तो एक ही MP क्यों नहीं आपने रखा लगातार। बीजेपी का आंसर इसमें कुछ दूसरा है। मनोहर लाल खट्टर बार बार अपने अचीवमेंट्स बता रहे हैं, वो बार बार वो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, नरेंद्र मोदी सरकार की अचीवमेंट्स उनको गिना रहे हैं। वो धारा 370 किस तरह से कश्मीर में ख़त्म की गई उसकी चर्चा कर रहे हैं, किस तरह से राम मंदिर का निर्माण हुआ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना और देश विदेश से लोग आ रहे हैं, वो उसकी चर्चा कर रहे हैं, किस तरह उन्होंने डिफरेंट स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट पे लागू की वो कर रहे हैं। वो मनोहर लाल बार बार लोगों को ये बता रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे बहुत लार्ज स्केल में हरियाणा में एम्प्लॉयमेंट दिया, बिना किसी ब्राइबरी के, बिना खर्ची, बिना पर्ची। एक हरियाणा में एक बड़ा एक ये चुनाव का मुद्दा था कि यहाँ पे नौकरियों के लिए पैसे देने पड़ते थे, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को देने पड़ते थे, और यहाँ के एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री तो जेल में भी रहे हैं, रिक्रूटमेंट स्कैम में एक लंबे समय तक जेल में भी रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला साहब जेल में भी रहे हैं, उनके बेटे अजय चौटाला भी गिल्टी पाए गए थे, जेल में भी रहे हैं। तो इसका वो उदाहरण बार बार लगातार देते रहे हैं मनोहर लाल खट्टर की हरियाणा में हमने पूरी तरह से पारदर्शिता बदली, हमने ब्रॉट इन ट्रांसपेरेंसी इन हरियाणा, और हमने जॉब्स में किसी भी तरह का कोई भी ना कहीं पैसा लगा ना खर्चा हुआ, और सिर्फ एक ही चीज़ पे नौकरी दी, वो थी मेरिट। तो ये कुछ हद तक इसका रेजोनेंस है, ऐसा नहीं कि इस बात का उन्हें रिस्पांस नहीं मिल रहा है। जनता भी हाँ इस बात से परिचित है कि ट्रांसपेरेंसी तो ज़रूर आई है, खास करके पारदर्शिता आई है नौकरियों को देने में जो राज्य सरकार की हैं। लेकिन वहीं पे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं दिव्यांशु बुद्धिराजा, वो तरह लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि कितने पर्चे लीक हुए और किस तरह से कैंडिडेट्स को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है, वो खुद यूथ हैं तो ही कैन कनेक्ट टू द यूथ, और लगातार अनएम्प्लॉयमेंट के इशू के ऊपर उन्होंने चुनावी मुद्दा बना रखा है। वो लगातार प्रहार कर रहे हैं खट्टर सरकार पे कि अनएम्प्लॉयमेंट के इशू पे आपने क्या किया। और यहाँ पे जो भी the statistics being doled out by मनोहर लाल खट्टर are being refuted by the Congress candidate, और उसका जवाब जो है बहुत संतोषजनक जो है वो दे नहीं पा रहे हैं। बुद्धिराजा बार बार ये कह रहे हैं खट्टर साहब को, आप मेरे साथ एक पब्लिक डिबेट कीजिए और इन सब सारी बातों का जवाब दीजिए। करनाल की जनता को ये आप बताइए कि पिछले 10 सालों में आपने क्या किया, राज्य में क्या किया और करनाल के लिए क्या किया। जैसा कि ये चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और ये तो एक राजनीतिक चैलेंज है, ये एक्सेप्ट कोई नेता करेगा नहीं ऐसे डिबेट्स का। क्योंकि अब राजनीति में क्या हो गया है कि मोनोलॉग का ज़माना है। आप एक मोनोलॉग इंटरव्यू देते हैं, अपने मन की बात कहते हैं, अपने हिसाब से बातें कहते हैं, आप किसी डिबेट में नहीं पढ़ते हैं, आप खास करके किसी राइवल के साथ नहीं जाते हैं जहां आपको लगता है कि आपको तीखे सवालों का जवाब देना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जो इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस हैं उसको नहीं लेते हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं। ये एक नया राजनीति में ट्रेंड बना है जो चल रहा है। हरियाणा भी उससे अछूता नहीं है, ये देश में भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते हैं या क्रिटिकल क्वेश्चंस नहीं लेते हैं, वो फ्रेंडली जर्नलिस्ट को चुनते हैं जवाब देने के लिए। उसी तरह मनोहर लाल खट्टर ने भी ये डिबेट का मुद्दा को साइडलाइन करते हुए वो लगातार अपने अचीवमेंट्स 10 साल के वो बार बार ये गिना रहे हैं कि किस तरह डिजिटलाइजेशन हुआ, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी आई गवर्नेंस में, किस तरह से पेमेंट में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स होते हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी आई, पारदर्शिता आई, और एक राज्य को एक नई दिशा मिली पूरे डेवलपमेंट के क्रम में।
वो एक स्लोगन दे रहे थे, जय जवान जय किसान, इसके साथ उन्होंने एक नारा लगा दिया, जय पहलवान। जय पहलवान जैसे नारा लगाया, जय जवान जय किसान, ये तो जैसा आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे उनका नारा था, उनमें खट्टर साहब ने जय पहलवान जोड़ दिया। जैसे ही जय पहलवान जोड़ा, ये उनके गले की एक तरह से फांस बन गई। कांग्रेस के जो उनके विरोधी हैं राज्य में, वो कहने लगे कि जब महिला पहलवान धरना दे रही थी भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ, तब तो आपने कुछ नहीं बोला, तब तो आपने कभी भी ना महिला गौरव का नाम उठाया, ना पहलवान के गौरव का नाम उठाया, और आप सिर्फ स्लोगन देते हैं। जो बीजेपी के क्रिटिक्स हैं, जो बीजेपी के आलोचक हैं, खास करके विरोधी पार्टियों की, ये बार बार कहते हैं, यही बात दोहरा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वो स्लोगन देने में माहिर है। स्लोगन, दे आर एक्सपर्ट्स इन क्वाइनिंग स्लोगन्स एंड दे आर मियर स्लोगन्स एंड हॉलो स्लोगन्स, दे डोंट मीन एनीथिंग बाय दोज स्लोगन्स। और लगातार दे आर हैमरिंग दिस पॉइंट आउट in this constituency, in Karnal and the rest of the state also, that BJP only coins slogan and it's a government of slogans। ये एक स्लोगन के बाद फिर नया दे देंगे, कुछ और दे देंगे, फिर तीसरा दे देंगे, और जो स्लोगन है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अब इस बात का जवाब तो कुछ हो नहीं सकता है, भारतीय जनता पार्टी भी कोई जवाब तो नहीं देती। हालांकि उसके जो एक्सपर्ट्स हैं इस क्षेत्र में, जो कॉपीराइटर्स हैं या जो लिखते हैं, वो नया स्लोगन जरूर ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। तो इस तरह से जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रही है चुनाव में। जनता एक तरह से इस बार ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी ऊब गई है केंद्र सरकार से भी और मनोहर लाल खट्टर की भी सरकार से भी। और जो रिस्पॉन्स होता है, जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स बीजेपी इज नॉट गेटिंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, wherever the BJP leaders go, the kind of response they are expecting, it's not there। दो स्पॉन्टेनिटी पहले होती थी 2019 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में जो वेव इलेक्शन था, उस टाइप का तो इलेक्शन है ही नहीं। आप कहीं भी जाएं, किसी भी कैंपेन में देखें, तो ये जनता क्रिटिकल क्वेश्चंस कर रही है। दे आर रेजिंग इश्यूज कंसर्निंग देम, इश्यूज कंसर्निंग एम्प्लॉयमेंट, इश्यूज कंसर्निंग the farmers, issues concerning their livelihood, issues concerning the economic growth। इन सब सारे मुद्दों के ऊपर हरियाणा में इस बार चुनाव हो रहे हैं। ये इश्यूज जोर पकड़ते जा रहे हैं, और जो इमोशनल इश्यूज हैं, जो ब्रॉडर इश्यूज हैं, जो कंट्री वाइड इश्यूज हैं, वो थोड़े से रेलीगेट हो गए हैं। दे हैव गॉन इनटू द बैकग्राउंड, और लोकल इश्यूज एंड द स्टेट लेवल इश्यूज, they are gaining momentum in हरियाणा। एक और थोड़ी सी दिक्कत जो ये हो गई कि एक पानीपत की एमएलए थी पहले, रोहिता रेवड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी में होती थी। इनकी पंजाबी कम्युनिटी में थोड़ी पैठ है, एमएलए भी रही हैं। वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली हैं। और कांग्रेस ज्वाइन करने में उससे हुआ क्या है कि जो पंजाबी कम्युनिटी है, हालांकि दोनों जो मेन लीडर हैं बुद्धि राजा और मनोहर लाल खट्टर, जो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा और कांग्रेस से, दोनों पंजाबी कम्युनिटी के हैं, और पंजाबी कम्युनिटी का यहाँ स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। लेकिन रोहिता रेवड़ी के जाने से एक थोड़ा सा सेटबैक तो ज़रूर लगा है, क्योंकि ये एक माइग्रेंट कम्युनिटी से आती हैं, पाकिस्तान से जो 1947 में माइग्रेंट्स आए थे उस कम्युनिटी से आती हैं, और उनका एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा है अभी पानीपत एरिया में, जो करनाल लोकसभा में पड़ता है। तो एक सेटबैक है, और जहाँ पे बीजेपी को कुछ नया कहीं से वोट नहीं मिल रहा है, अगर कुछ जा रहा है तो उसके लिए तो ये सीधा नुकसान दिख रहा है। एक और जो समस्या भारतीय जनता पार्टी को आ रही है वो है कि सरपंचों की, जो सरपंच हैं हरियाणा के, वो लगातार जो खट्टर सरकार के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे थे, दे आर अगेंस्ट द खट्टर गवर्नमेंट। और अभी उन लोगों ने करनाल में मीटिंग भी की थी, जिसमें मेजॉरिटी जो थे सरपंचों के, वो ई टेंडरिंग के अगेंस्ट में है। बेसिकली जो ई टेंडरिंग प्रोसेस था, वो जो फाइनेंशियल पावर्स हैं जो सरपंच के, उसमें काफ़ी कर्टेल कर दिया है उसने, तो उसके खिलाफ हैं। लेकिन ये सरकार झुकने वाली नहीं है, खट्टर सरकार ने इस पर कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया है और ई टेंडरिंग जारी रखी है। तो जो सरपंच हैं
उन्होंने एक मेजॉरिटी जो है करीब सरपंचों की, उन्होंने बीजेपी को अपोज करने का डिसीजन लिया है। उसी तरह जो करनाल जिला परिषद है उसके भी एक मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ने बीजेपी को अपोज करने का डिसीजन लिया है। अब ये चुनाव में किस हद तक रिफ्लेक्ट होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें बता रही हैं कि दिव्यांशु बुद्धि राजा इस रेस में आ चुके हैं। जहां ये पहले एक तरफा कॉन्टेस्ट लग रहा था पिछले 2 चुनाव के रिजल्ट देखने के बाद, अब लग रहा है कि करनाल में एक तरफा चुनाव तो नहीं होने वाला है और टक्कर बराबर की चलने वाली है। और उसमें किसका पलड़ा भारी होगा, अगर मोदी मैजिक काम आता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा हरियाणा में चलता है। उन्होंने गोहाना में और अंबाला में 2 जगह रैलियां की हैं और कुछ हद तक एक कैंपेन, स्ट्रॉन्ग कैंपेन किया है और मैसेजिंग जो है उनका काफ़ी लाउड रहा है, एग्रेसिव रहा है। वो कितना इफ़ेक्टिव होता है ये हमें अगले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन करनाल में भी जो खबरें आ रही हैं उसमें ये पता चल रहा है कि ये टक्कर जो है कड़ी टक्कर है। यंग यूथ नेता बुद्धि राजा, दिव्यांशु बुद्धि राजा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो थे पहले भूतपूर्व मुख्यमंत्री खट्टर, उनको अच्छी चुनौती दे रहे हैं, जोर शोर से कैंपेनिंग कर रहे हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं और ख़ास करके यूथ को उन्होंने, यूथ के लिए उन्होंने नए नए स्लोगन्स दिए हैं और यूथ उनके साथ कुछ हद तक शामिल हो चुका है। चुनाव हरियाणा में 25 मई को होंगे और ये देखना होगा कि मनोहर लाल खट्टर पहली बार लोकसभा में करनाल से जा पाते हैं या नहीं। हालांकि 2 बार वो करनाल शहर से विधानसभा जा चुके हैं, अब वो लोकसभा जाने को तैयार बैठे हैं। करनाल उनका लोकसभा में जाने का रास्ता है या नहीं। अगर करनाल से वो जाते हैं, केंद्र में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो ऐसा भाजपा के जो सर्कल्स हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर को बहुत ऊंची और बड़ी जिम्मेवारी केंद्र सरकार में दी जा सकती है अगर वो करनाल से जाते हैं और चुनाव चुने जाते हैं और केंद्र में भी भाजपा की सरकार बनती है। बट ये तो इफ्स एंड बट्स की बात है। तो अब देखना है कि चुनाव का नतीजा क्या होता है और कैसे ये पकड़ता है। ये व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद। कृपया कमेंट्स में जाएं और अपने जो भी आपके कमेंट्स हों और सजेशंस हों कृपया मुझे बताएं। थैंक यू सो मच।